हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। यहाँ पे हम लोग लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी का पूरा पोर्शंस हम लोग यहाँ पे कवर करें, जो कि पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपको दोनों भाषाओं में यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के जो लर्नर्स हैं और जो हिंदी मीडियम के लर्नर्स हैं, दोनों को एक तरह से नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा सके और हर एक चीज़ बारीकी से आपको यहाँ पे हर एक लाइन्स को एक बारीकी से आपको क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जहाँ पे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान का निर्माण। अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं, चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका भाग 1 यानी पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। ये एक तरह से समरी है हमारे संविधान का, और इसको मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ताकि आपको बारीकी से हर एक चीज़ आपको क्लियर होता हुआ चले कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे संविधान की क्या क्या महत्वता है, वो सारी बातें आप जान सके। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। वीडियो के एंड में आपको पॉपअप करके पार्ट 1 का आपको वीडियो आपको दिख जाएगा। आप अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जा करके उसको देख ले और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आकर के देखें। ठीक है, तो सैलिएंट फीचर चैप्टर 3 यहाँ पे चल रहा है, पार्ट 1 का लक्ष्मीकांत का संविधान की मुख्य विशेषताएं की बात कर रहे हैं। और चैप्टर 3 में कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके सामने ये रहा। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये कवर किया था, ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। ये ऑलरेडी चैप्टर 3 का पार्ट 1 में हम लोगों ने ये 5 पॉइंट पर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। मौलिक कर्तव्य, ये सारे एक तरह से समराइज फॉर्म हम लोग यहाँ पे संविधान का डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में आपको ये एक इंडिविजुअल चैप्टर्स के रूप में हम लोग इसके बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2 का, जो कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 यानी संविधान की विशेषताएं भाग 2। ठीक है, आइए तो आज का सबसे पहला पॉइंट जो है वो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। संसदीय संप्रभुता, सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सोवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, यानी अपना डिसीजन जो खुद लेगा, अपना डिसीजन लेने में खुद सक्षम होगा, अपना डिसीजन लेने में किसी और से पूछने की जरूरत ना हो, उसको हम लोग कहते हैं सोवरेनिटी। ठीक है, सुप्रीमेसी क्या होता है, सुप्रीम पावर, सर्वोच्चता, सर्वशक्तिशाली, सुप्रीम पावर। जुडिशियल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, न्यायिक वर्चस्व का संश्लेषण आपको यहाँ पे हमारा संविधान में आपको देखने को मिलेगा। यानी हमारा भारत का संविधान पार्लियामेंट्री सोवरेन भी है और जुडिशियल सुप्रीम भी है, दोनों का संश्लेषण है। जबकि अगर हम लोग बात करें यूके में ये आपको देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट सोवरेन आपको देखने को मिलेगा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो वो किसी के द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे सर्वशक्तिशाली जो यूके में है वो पार्लियामेंट है, संसद है। जबकि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में सर्वशक्तिशाली आपको जुडिशियल आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। कोर्ट देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। संसद की संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश संसद के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश संसद के साथ वो आपका कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। संसद की संप्रभुता की जो ताकत है ये ध्यान रखिएगा, यानी ब्रिटेन में जो सर्वशक्तिशाली है वो कौन है, वहाँ का संसद है। उनके द्वारा अगर कोई भी कानून पारित कर दिया गया तो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, वो सभी को मान्य होंगे, ये ध्यान में रखते हुए
चलेगा, ठीक है। जबकि वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यायिक सर्वोच्च का यहाँ पे सिद्धांत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वहाँ पे सुप्रीमेसी माना जाता है जुडिशियल को, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ब्रिटेन में सुप्रीम कौन है? ब्रिटेन में सुप्रीम है पार्लियामेंट, संसद। और अमेरिका में सुप्रीम कौन है? अमेरिका में सुप्रीम है वहाँ का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखते चलेगा। उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो आपका फाइनल होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। भारत में सर्वशक्तिशाली कौन है? चलिए जल्दी से बताइए। आपका सबसे पहला होमवर्क नंबर 1, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइएगा। सुप्रीम पावर यानी सोवरेनिटी भारत में किसके पास है, किसको दिया गया, ये आपको बताना, ये होमवर्क नंबर 1। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंत में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि भारत का भी जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, लेकिन ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। लेकिन भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है वो ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से किस तरह से भिन्न है वो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जबकि जुडिशियल रिव्यू पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का भारत में वो किस तरह से नैरो है, यूएस के कंपैरिजन में किस तरह से कम पावर में है, वो भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका में मौजूद अस्तित्व से कहीं अधिक संकीर्ण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नैरो देखने को मिलेगा। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हुए चल, मतलब हमारे भारत में जुडिशियल पावर की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका से भी काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगा, और ब्रिटेन से भी जो संसदीय सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, वो भी काफ़ी ज़्यादा भिन्न आपको यहाँ पे भारत में देखने को मिलेगा। वो कैसे भिन्न है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आर्टिकल 21 हमारा कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 21? अनुच्छेद 21। हम लोग हर एक अनुच्छेद को डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा या फिर ऐसा मत सोचिएगा मैं ऊपर से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये समराइज फॉर्म है हमारे संविधान का जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। समराइज फॉर्म खत्म होते ही हम लोग आर्टिकल्स की शुरुआत करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध कानून की प्रक्रिया के लिए प्रदान करते। देखिए अमेरिका में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। क्या डिफरेंसेस है इसमें, क्या डिफरेंसेस है इसमें, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, आप इसको कीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे डिटेल में। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का कोई भी कानून का जो प्रोसीजर है उसी से संबंधित ये आपका देखने को मिलेगा। अमेरिका में जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और हमारे भारत में जो देखने को मिलेगा प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोसीजर होता है किसी भी कानून का वो किस तरह से आपका फॉलो किया जाता है ये उसी से संबंधित है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और जिसी के वजह से जो हमारे भारत का जो सुप्रीमेसी है, जो भारत के कोर्ट का, वो बेसिकली जुडिशियल पावर जो है वो नैरो आपको देखने को मिलेगा अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में। Framers of the Indian Constitution have been preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy. भारतीय संविधान के समर्थकों यानी जो हमारे संविधान को तैयार किए हैं, संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित संश्लेषण को प्राथमिकता दी है। यानी हमारे भारत में ना ही संसदीय प्रणाली को सुप्रीम दर्जा दिया गया है, ना ही भारत में अमेरिका का जो न्यायिक समीक्षा है उसको यहाँ पे सुप्रीम पोजीशन दिया गया है। दोनों को सेम बैलेंस रखा गया है, एक स्टेज पे रखा गया, और दोनों का सिंथेसिस मिल करके हमारे भारत के संविधान में भारत के फ्रेमर्स के द्वारा ऐड किया गया है, यानी वो पावर्स दी गई है। यानी हमारे भारत में संसद के पास भी उतनी ही पावर है जितनी पावर हमारे कोर्ट के पास है। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा, दोनों में से किसी के पास भी ज़्यादा पावर नहीं है, दोनों सेम लेवल पे आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की शक्तियाँ जो है वो एक समान आपको भारत में देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे आगे जब लेक्चर बढ़ता हुआ चलेगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होते हुए चलेंगे कि ऐसा क्यों यहाँ पे फ्रेमर्स के द्वारा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर कोई भी संसद के द्वारा अगर कोई भी कानून पारित किया जाता है और कानून को पारित करने के बाद न्यायिक समीक्षा की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ओवरव्यू करता है कि अगर वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग होगा तो ही बेसिकली वो क्या होगा, उसको पास होने देगा, नहीं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जारी कर दिया जाएगा, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई भी कानून ऐसा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो संवैधानिक नहीं लगा। संवैधानिक क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि भारत में लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सुप्रीम पावर किसके पास है, यानी सोवरेनिटी किसके पास है? भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत की सुप्रीम पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। भारत में सर्वशक्तिशाली कौन है? हमारा संविधान है। और अगर संविधान, ध्यान से समझिएगा, अगर संविधान के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई कानून नहीं बने हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसको खारिज कर देता है, उस कानून को पास होने नहीं देता। ये ध्यान रखते चलेगा, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जबकि पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पावर। जबकि दूसरी तरफ, जब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब ये स्टेटमेंट आप पढ़े होंगे तब आपको लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के पास तो ज़्यादा पावर है पार्लियामेंट से, लेकिन दूसरे तरफ आप जब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हमारे जो कंट्री में जो पार्लियामेंट है कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पावर, क्योंकि हमारे संविधान के थ्रू, हमारे देश में संसद को हमारे संविधान के थ्रू ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है कि संविधान का बड़े से बड़ा हिस्सा भी वो संशोधित करके चेंज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसको इतना प्रोवाइड किया गया है पार्लियामेंट को हमारे भारत में। तो इससे ये पता चलता है कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इन द एंड आप हमेशा ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास भी उतनी शक्तियाँ हैं जितनी संसद के पास है, ये ध्यान रखते चलेगा। तो संसद अपनी संविधान शक्ति के माध्यम से संविधान के प्रमुख भाग से संशोधन कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे संविधान को चेंज करने की शक्ति रखती है पार्लियामेंट, और उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। ये भी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दूसरे तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों एक लेवल के पावर हैं, दोनों एक लेवल पे है, एक स्टेज पर है, दोनों में से किसी के पास भी ज़्यादा पावर नहीं है। कंडीशंस पे डिपेंड करता है कौन किसको ओवरव्यू करता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अगले पॉइंट्स की तरफ डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात यहाँ पे की जा रही है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी भारतीय संविधान एक न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है, एक जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश करता है जो कि इंटीग्रेटेड है और एज वेल एज इंडिपेंडेंट है। भारत का संविधान जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। सब एक दूसरे के, सब स्वतंत्र होने के साथ साथ, इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ सारे कोर्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई डिसीजन सुना दिया गया तो आप उस केस को हाई कोर्ट में भी जा करके वापस से फिर से केस लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी फैसला सुना दिया गया तो उसको लेकर के आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को अगर फांसी दे दी है, सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को लाइफ टाइम जेल की सज़ा सुना दी है, तो उस सजा को माफ़ करने की पावर सिर्फ और सिर्फ एक के पास होगी, और डैट इज़ वो आपके प्रेसिडेंट होंगे, और किसी के पास वो पावर नहीं होगी। कोई हाई कोर्ट में दोबारा से वो केस नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट है। भारत का अंतिम दरवाज़ा, न्याय का अंतिम दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई फैसला सुना दिया गया तो फाइनल होता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है जो कि बहुत बड़ा केस है, तो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट वो केस ट्रांसफ़र भी करा सकता है अपने पास हाई कोर्ट से, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये चीज़ें ये दर्शाती है कि हर कोर्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। सब कोर्ट अपने अपने लेवल पे काम कर तो रहा है, लेकिन सब कोर्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आपको ज्ञानवापी
जो मस्जिद है उसको लेकर के बेसिकली आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा। तो हाई कोर्ट में भी वो केस चल रहा है और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ बोल दिया गया है कि हाई कोर्ट को कि आप इस केस को लेकर के कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे। आप हियरिंग्स ले सकते हैं लेकिन फैसला आप कोई भी अभी नहीं देंगे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो इससे ये दर्शाया जाता है कि हर कोर्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। वही मैंने बताया। तो भारत में सभी कोर्टों में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपरी दर्जा किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। उसी को लेकर के बात कही जा रही है। अंडर अ हाई कोर्ट यानी एक निम्नोच्च न्यायालय के अधीन हायरार्की ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, लोअर कोर्ट्स हो गए, पंचायत वगैरह हो गया, ये सब हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्सेस बोथ। देखिए यहाँ पे सिंगल सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदालतों की एकल व्यवस्था दोनों को लागू करती है, सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी। सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई फैसला सुनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पर नहीं सुनाया जा सकता है, स्टेट लेवल पर भी उसके द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। एकल व्यवस्था आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट का, यहाँ पे केंद्रीय सिस्टम तक ही स्थापित नहीं होता, राज्य के कानून को भी वो स्थापित करता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। जबकि यूएसए में यानी यूएसए में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। सेंट्रल लेवल पे आपको जो फैसला सुनाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा और फेडरल लेवल पे यानी संघीय कानून का जो रिलेटेड जो भी लागू किए जाएंगे वो सारे संघीय न्यायपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी स्टेट। फेडरल मतलब क्या हो गया? स्टेट। तो किसी भी स्टेट में अगर कोई भी कानून को पारित करना हो तो वो बेसिकली फेडरल जुडिशरी के द्वारा वहाँ पे लागू किया जाता है। वहाँ पे सेंट्रल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रोल वहाँ पे नहीं रहता। ठीक है। स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी यानी राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यानी सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है जो अपील की सर्वोच्च अदालत है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट यानी हमारे मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारे मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यानी अगर संविधान में कोई भी ऐसा कानून को पारित किया जा रहा है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे आएगा और उस तरह के कानून को पारित होने से रोकेगा, ताकि किसी भी तरह से संविधान में कोई भी ऐसा चीज़ इंप्लीमेंट ना हो सके जिससे उसके पिलर्स अफेक्ट हो, उसके कॉर्नर्स अफेक्ट हो और संविधान के जो पावर है उसमें कमी आए। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो एक तरह से गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? एकदम कहानी की तरह इसको सुनिए, बहुत अच्छे से सारे लेक्चर्स आपको क्लियर होते हुए चलेंगे। बस कहानी की तरह आपको सारी चीज़ें समझते हुए चलना है और सीखते हुए चलना है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। बाकी आप हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @PSC Journey 4, आप सर्च कीजिएगा, आप इसको अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने फॉलो नहीं किया है। करंट अफेयर के बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। बाकी करंट अफेयर की भी क्लासेस सुबह 11 बजे होती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास रात में 9 बजे होती है। बाइलिंगुअल्स में नोट्स दे रहे हैं, बहुत बारीकी से मैं आपको डिटेल में समझाता हुआ चल रहा हूँ हर एक लेक्चर्स को, तो उसको कवर करते हुए चले ताकि आप लोग एक तरह से आप लोग को क्लियरेंस आ सके कि हाँ क्या क्या चल रहा है आधुनिक इतिहास में, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस यानी संविधान ने अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सुनिश्चित किया है उन्होंने, संविधान ने बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे उनके द्वारा बेसिकली सुनिश्चित किए गए हैं। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। सिक्योर ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस यानी जजेस का जो कार्यकाल है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, सुरक्षा यहाँ पे दिया गया है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जजेस क्या करते हैं? जजेस तो एक मोहरा है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के जो मोहरे हैं वो जजेस है, उन्हीं का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हुए चलना। तो ये और उनकी सिक्योरिटी को लेकर के हमारा संविधान सोचता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
फिक्स्ड सर्विस कंडीशन उनके दी गई है जजेस की कि हाँ उनको निश्चित सेवा शर्तें हैं, कितने टाइम के लिए उनको सर्व करना है न्यायाधीश के पद को, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी विस्तार भारत के यानी जितने भी चार्ज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कौन मतलब देखता है, तो समेकित कोष पर आरोपित होते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए होमवर्क नंबर 2 एक्सप्लेन कीजिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है, व्याख्या करना है, बताइएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक भी यहाँ पे लगाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर जो भी जज के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको लेकर के किसी भी विधानसभा में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, अगर कोई जज है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑन द लेजिस्लेचर, विधानसभा में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक है, ये ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट के बाद कोई भी जज को कहीं पे भी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंध है, ये ध्यान रखिएगा, वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे गैर सरकारी, ये ध्यान रखते चलेगा। रिटायरमेंट के बाद भी बैन लगाया गया है, ये ध्यान रखते चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखते चलेगा। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय में निहित अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, यानी अगर जजेस के द्वारा भी अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जो कि संवैधानिक ना हो, तो वो बेसिकली हमारा संविधान जो है उसके लिए भी उनको पनिश करने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे साफ बोला गया है कि देखिए 3 बॉडी होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक होती है जुडिशियल बॉडी, यानी ये कानून बनाती है विधायी निकाय, ठीक है, विधायी निकाय कानून बनाना, ठीक है, ये कानून को लागू करती है और ये कानून को समीक्षा करती है कि कानून जो है वो संवैधानिक है कि नहीं। तो ये दोनों तो आपके सरकार के नुमाइंदे हो गए। तीसरा न्यायपालिका, याद रखिएगा न्यायपालिका इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। अगर ये दोनों को मर्ज किया जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, ये तीनों इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, याद रखिएगा कानून अपना खुद बनाती है, यहाँ के जो भी नुमाइंदे होते हैं उनको सीधा हम लोगों के द्वारा चुना जाता है। आने वाले वीडियोज़ में जब हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, ये कानून को पास करती है, ये भी सरकार के लोग होते हैं। जुडिशियल बॉडी यहाँ पे जजेस होते हैं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अगर मान लीजिए ये दोनों की पावर अगर मर्ज हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है न्यायपालिका में जितने भी डिसीजन सुनाए जाएंगे वो सरकार के हित के अकॉर्डिंग, यानी सरकार जैसा चाहेगी वैसा डिसीजन उनको सुनाना पड़ेगा, जो कि एक तरह से फेयर डिसीजन नहीं होगा। इसी के लिए दोनों की शक्तियां जो हैं दोनों को अलग रखा गया है। ये तीनों बेसिकली तीनों अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, कोई भी किसी के काम में कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये इससे यहाँ पे दर्शाता है, ये ध्यान रखते चलिए, ठीक है। पावर यहाँ पे सेपरेट किया गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है वो मौलिक अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले इस वीडियोस में हम लोग डिटेल में मौलिक अधिकार के बारे में 5-6 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत के संविधान में इसको कितने भाग में रखा गया है। तो भारत के संविधान में इसको भाग 3 में रखा गया है, और यहाँ पे कुल कितने मौलिक अधिकार आज के डेट में देखने को मिलेगा, टोटल 6 मौलिक अधिकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जिक्र किया गया। तो 14 से 18 अनुच्छेद में आपको समानता का अधिकार के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में हर एक आर्टिकल्स को इंडिविजुअली कवर करते हुए चलेंगे, तो रिलैक्स रहिए। अभी हम लोग फिलहाल प्रमुखता, जो संविधान की प्रमुखता है, जो बेसिकली विशेषता है, वो हम लोग यहाँ पे सिर्फ जान रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल 19 से 22 के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, यानी 19 से 22 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे आपके स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। शोषण के खिलाफ अधिकार जो है वो हमारे भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया, तो ये 23 और 24 अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 से 28 तक जिक्र किया गया, 25 से 28, इसको 28 कर लीजिएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान में 29 से 30 अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है। और राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज, शैक्षणिक उपचार का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में यानी अनुच्छेद 32 में इसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए ना। टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6। फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, बढ़ावा देने के लिए है। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, वे विधायिका के कार्यकारी और मनमाने कानूनों के अत्याचार पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लिमिटेशंस है जो एग्जीक्यूटिव का है, वो लेजिस्लेचर का जो है उसके ऊपर ये काम करता है। यानी फंडामेंटल राइट जो है जितने भी सरकार हैं उन सारे सरकारों की पावर को यहाँ पे निहित करता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की पावर जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू द गवर्नमेंट की पावर, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सीधा कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड उनको दंडित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। न्याय संगत है, जस्टिसिएबल है, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ केस करने को लेकर के, और आपकी केस वहाँ पर सुनी जाएगी और आपको वहाँ पर इंसाफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वे अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, ये ध्यान रखिएगा। दे आर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट, यानी अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप कोर्ट में सीधा जा सकते हैं, जिन्होंने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, उनको वहाँ पे दंडित किया जाएगा। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये निरपेक्ष नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उचित प्रतिबंधों के अधीन है, यानी ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसके ऊपर, ये उसके ऊपर ये पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सारे जो न्याय है वो आपको कोर्ट के द्वारा यहाँ पे मिल जाएगा, अगर एक्चुअली में अगर सारे तथ्य आपके साथ है, यानी सारे तथ्य जो फैक्ट्स है वो आपके साथ है, जो अगर आपने सामने वाले को प्रूफ कर दिया कि उन्होंने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है, तो अब ऐसी बात है जो न्याय होगा वो आपके समक्ष होगा। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट मतलब पुण्यमय नहीं है, पवित्र नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा इसको बंद या निरस्त किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, रिपील्ड किया जा सकता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, संशोधन के तहत ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमसे मौलिक अधिकार हमसे सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं सिवाय दो। वो कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमसे नहीं छीने जाते हैं, बाकी सारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 20 और 21, ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखते चलेगा। आर्टिकल 20 और 21 डायरेक्ट प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। पार्ट 1 भाग 1 में जितने भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सीधे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, एक चीज़ और होमवर्क यहाँ पे आप बताइए कि मौलिक अधिकार को आज तक कितनी बार क्या ऐसा कोई मौलिक अधिकार है जिसको डिलीट किया गया है हमारे संविधान से? अगर यस तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है और उसको कब डिलीट किया गया है और किस संशोधन के तहत डिलीट किया गया है, ये आपको बताना है। किस संशोधन के तहत? थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको इसका आंसर मिलता हुआ चलेगा। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इस नीति के निर्देशक सिद्धांत को नॉवल फीचर का नाम दिया गया, उपन्यास सुविधा का नाम दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे संविधान में भाग 4 में इसको रखा गया। ठीक है, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में रखा गया। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन है, होमवर्क नंबर 4। मौलिक अधिकार को किस देश से हम लोगों ने इसको लिया है? ठीक है, फंडामेंटल राइट हम लोगों ने किस देश से लिया है, और यहाँ पे DPSP हम लोगों ने किस देश से लिया है, ये आपको बताना। किस देश के संविधान से हम लोगों ने इसको
लिया है ये आपको बताना है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है सोशलिस्टिक, समाजवादी, ठीक है। दूसरा है गांधीयन यानी गांधीवादी। तीसरा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल, उदार और बौद्धिक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर सरकार को सोसाइटी के रूप में काम करना है। ये ध्यान रखिएगा, वेलफेयर ऑफ स्टेट को बढ़ावा देने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी सरकार जो है वो अपने पर्पज से या फिर पुलिस यहाँ पे वेलफेयर ऑफ पुलिस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती या फिर पर्सनल इंटरेस्ट से काम नहीं कर सकती। यहाँ पे जो भी सरकार आई है जीत करके इलेक्शन में, उनको कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना है, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये ध्यान रखते चलेगा। दे आर नॉन जस्टिसेबल, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आप इसका कोर्ट में नहीं जा सकते सरकार के खिलाफ, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर ऐसा रहा तो हर दूसरे दिन सरकार के खिलाफ में एक केस चलता हुआ रहेगा, इसीलिए इसको नॉन जुडिशियबल के अंदर रखा गया है, गैर न्यायिक रखा गया है। अगर सरकार आपसे जो वादा की है इलेक्शन के पहले कि मुझे जिताइए, मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, ये चीज़ें मैं यहाँ पर ये कर दूँगा, अगर जीतने के बाद अगर वो वैसा काम नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये नॉन जुडिशियबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन जुडिशियबल। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस of the country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making laws। यहाँ पे संविधान खास करके यहाँ पे डायरेक्ट करता है, क्या करता है, संविधान स्वयं घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, देश के शासन में फंडामेंटल है। ये जो सिद्धांत है ये फंडामेंटल है, बेसिक है, ये ध्यान रखिएगा। और कानून बनाना, इन नियमों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये ध्यान रखते चलेगा। यानी अगर सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो उनको डीपीएसपी के अंतर्गत सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए बेसिकली गो थ्रू करके फिर बेसिकली वो यहाँ पे कानून को बना सकते हैं। उसके विपरीत कोई भी कानून नहीं बना सकते। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, वेलफेयर ऑफ स्टेट को स्थापित करने के अकॉर्डिंग उनको सारे कानून को बनाने हैं, ये ध्यान रखते चलेगा। यानी कल्याणकारी राज्य के खिलाफ होकर के अगर कोई भी कानून उनके द्वारा बनाया जाता है तो वो फिर माननीय नहीं होगा, ये ध्यान रखते चलेगा, ठीक है। दे इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट ऑथोरिटीज़ फॉर देयर एप्लीकेशन, वे अपने आवेदन के लिए राज्य के अधिकारियों पर एक नैतिक दायित्व थोपते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते हैं सरकार को कि वो स्टेट अथॉरिटीज़ को कि जो भी आप कानून बनाएंगे वो सारे कानून आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, यानी कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के अकॉर्डिंग, यानी लोगों के हित के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ये ध्यान रखते चलेगा। ये सारे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी जाती है, डीपीएसपी के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी जाती है सरकार के ऊपर, ताकि जो भी पॉलिसीज़ वो बनाए वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग बनाए। जो बातें डीपीएसपी में हमारे संविधान में कही जा रही है उसी सब चीज़ों के अकॉर्डिंग उनके द्वारा सारे पॉलिसीज़ को बनाया जाए, ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। संविधान के द्वारा उनको डायरेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे डीपीएसपी यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी अगर किसी भी राज्य में कोई भी पॉलिसीज बन रही है, कोई भी कानून यहाँ पे बनाया जा रहा है तो उसमें डायरेक्शन दिया जाता है। डायरेक्शन कौन देता है? स्टेट को। ये डायरेक्शन यहाँ पे स्टेट को कौन देता है? ये डायरेक्शन यहाँ पे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है, ये ध्यान रखते चलिएगा। तो संविधान के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है किसको? स्टेट को, कि पॉलिसीज जो आपको बनानी है वो इसके अकॉर्डिंग बनानी है, इन सारे नियमों के अकॉर्डिंग बनानी है, तभी जाकर के कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया जा सकता है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के हित के अकॉर्डिंग आपको सारे बेसिकली पॉलिसीज़ का निर्माण करना है, पॉलिसीज़ आपको बनाने हैं। असली ताकत जो है वो राजनीतिक है, यानी जनता की राय, जनता जैसा चाहती है वैसा ही आपको सारे काम करने होंगे, वैसे ही आपको सारे कानून बनाने होंगे। अगर जनता के ओपिनियन के अगेंस्ट में अगर आप सारे कानून बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगली बार आपकी सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि जनता उसी को चुनेगी जो उनके फ़ायदे के लिए काम करे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका बहुत सारा केस भी निकल के आया है, मिनर्वा मिल्स केस आप 1980 देख सकते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ों को। फिर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लिए प्रावधान नहीं किया गया था,
तो पहले स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं सोचा गया था संविधान में, और ये पहले हमारे संविधान में जब बन करके तैयार हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था हमारे संविधान में। क्यों नहीं था? क्योंकि संविधान के जो फ्रेमर्स थे उनके द्वारा ये सोचा गया था कि 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो बेसिकली हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पता होनी चाहिए कि भारत जब आज़ाद होगा तो हमें किस तरह से रहना है, ताकि वापस से हम गुलामी की तरफ ना चले जाए। तो भारत को आज़ाद होने के बाद जो फ्रेमर्स थे उनके द्वारा ये सोचा गया था कि जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो समझदार होंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, और इस भारत को एक कल्याणकारी देश स्थापित करने को लेकर के, एक नया देश के रूप में इसको बाकी देशों के कंपैरिजन में डेवलप करने को लेकर के सब एक साथ आएंगे। लेकिन उसी चीज़ को लेकर के उनके द्वारा ये मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था हमारे संविधान में। उनको लगा था कि ये कर्तव्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नागरिक जो 200 सालों से गुलाम रहे हैं उनके अंदर अब समझदारी की भावना आ गई होगी, और वो सब अब यूनिटी के ऊपर फोकस करेंगे और एक साथ मिल करके सारे काम करेंगे। यानी 300-400 साल पहले जो हमारे बीच में यूनिटी नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब वापस से नहीं दोहराई जाएगी हमारे भारत में, जिसका रिजल्ट 200 सालों तक गुलाम हम लोगों ने झेला था। वही तो था, एकता हमारे में नहीं थी और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया था, और उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। तो वो चीज़ को लेकर के यहाँ के संविधान के निर्माता के द्वारा सोची गई थी, और उनके द्वारा बिल्कुल एक हद तक सही सोचा गया था। लेकिन उनके द्वारा जो सोचा गया वो बिल्कुल विपरीत हुआ। जैसा 300 साल पहले 250 साल पहले कंडीशन था, वैसा ही कंडीशन आपको आज़ाद भारत में भी आपको देखने को मिला, जिसका रिजल्ट था इमरजेंसी 1975 से 77। उस टाइम पे ही 42वां संशोधन अधिनियम के तहत 1976 को ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया, और इसका सीधा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस ने अपने हाथों ले लिया। सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में ऐड किया गया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ये ध्यान रखिएगा। 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। इसका 11वां भाग पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र किया गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में 51A में, जिसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये 11वां है, यहाँ पे ऐड किया गया था। स्टार्टिंग में 10 ऐड किए गए थे, बाद में एक और ऐड किया गया 2002 में, ये 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। चलिए होमवर्क नेक्स्ट आपका कितना होमवर्क हो गया? क्लियर हो रहा है ना सभी को? होमवर्क नंबर 6, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था संविधान में, वो आपको बताना। क्या क्या मौलिक कर्तव्य एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने संविधान, नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल एंथम राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ये पहला मौलिक कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, हमारा भारत अब सोवरेन हो चुका है, तो संप्रभुता को हमें क्या करना है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल, यानी सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना की रक्षा करनी है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को हमें क्या करना है? संरक्षित करना है, यानी प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे नागरिकों को याद दिलाता है, रिमाइंडर टू सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स, जैसा कि हम लोग जब अपने अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से दे हैव ऑल्सो टू बी द क्वाइट कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज डे और टू देयर कंट्री, जिस तरह से इस कंट्री के द्वारा आपको सारे अधिकार एंजॉय करने का राइट्स दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक उसी तरह से आपके खुद के भी एक कर्तव्य होने चाहिए एज ए नागरिक ऑफ दिस कंट्री, यानी अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति आपको सचेत रहना होगा टू द सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन्स। तो ये अपने अधिकार को एंजॉय करते करते आपके कर्तव्य भी हैं, ताकि इस देश के प्रति, इस सोसाइटी के प्रति, अपने साथी नागरिकों के प्रति आपको जो ड्यूटी है वो ड्यूटी आपको करनी है, ये ध्यान रखते चलेगा। और ये नॉन जुडिशियबल है, मतलब क्या हो गया? अगर कोई मौलिक कर्तव्य का हनन करता है, सपोज कीजिए कोई बेसिकली नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप उसको समझा सकते हैं। जैसे मूवीज़ वगैरह आप देखने जाते होंगे हॉल्स वगैरह में,
मल्टीप्लेक्स वगैरह में। तो बेसिकली स्टार्टिंग्स पे नेशनल एंथम प्ले होता है। तो नेशनल एंथम प्ले होता है तो सभी लोग स्टैंड हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टैंड नहीं होते, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि ये हमारा नेशनल एंथम है और ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपनी राष्ट्रगान को क्या करें, सम्मान दें, उस सम्मान के लिए हम खड़े हों। तो ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। और अगर वो नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि आप उसके खिलाफ केस कर दें कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में केस करने भी जाएंगे तो उस केस को मान्य नहीं कहा जाएगा, वो गैर न्यायिक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है। और फंडामेंटल ड्यूटी में जो भी बात कही गई है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी केस जो है वो आपका अर्जित नहीं होगा, यानी कोई भी केस आपका नहीं लिया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरव्यू था। आई होप आपको बाकी के पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी के बारे में हम लोगों ने जाना, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार हम लोगों ने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कवर हो गए, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटी भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, यानी चैप्टर 3 का पार्ट 2 भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग बाकी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलिए, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, क्वेरी, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये टेलीग्राम चैनल है, बाकी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है PSC Journey 4 के नाम पे, तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, PSC Journey 4। ठीक है, PSC Journey 4 आप लोग सब फॉलो कर लीजिएगा। और ऑल मई क्लास PDF, अगर PDF को आपको रिक्वायरमेंट हो, मई क्लास PDF यानी आपको करेंट अफेयर के PDF, आपको पॉलिटी का PDF, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का PDF आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ₹249 में प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी मई में क्लास होंगे उन सारे के PDF। तो अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं पे आपको PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।